हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये हमारी सिनोनिम्स की लास्ट क्लास है। तो अभी हमने लास्ट दो क्लासों में अपने सिनोनिम्स डिस्कस करे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि सिनोनिम्स को पढ़ने का क्या सही तरीका है और हमें एमटीएस के अलावा और भी एग्जाम्स को देखना चाहिए जिसमें हमारे इंग्लिश की वोकैब पूछी जाती है, क्योंकि वोकैब बहुत ज़रूरी है। आप उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहिए, बार बार जब आप उसको रिवाइज करेंगे तभी वोकैब आपको आएगी। तो वोकैब अब लास्ट क्लास है, तो लास्ट सिनोनिम की क्लास में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि चीज़ों को आपको किस तरीके से पढ़ना है और समझना है। वोकैब को दो तरीके से हमने पढ़ना होता है, एक रीडिंग और दूसरा हमारा क्या होता है, लर्निंग, यानी याद करने वाला काम। लर्निंग तो देखिए, रीडिंग भी इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग, बट यहाँ पर मैं लर्निंग की बात करूँ, यहाँ पर मैं वर्ड्स की बात करता हूँ, यानी वर्ड्स को याद करना, वर्ड्स के और उनके मीनिंग को याद करना, राइट, उनके सिमिलर वर्ड्स को याद करना जिनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं, और इनके अपोजिट वर्ड को याद करना जिनको हम एंटोनिम बोलते हैं। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को याद करिए, सीखिए। फिर जब आप इनको सीखते हैं उसके बाद इनको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट दीजिए, राइट, प्रीवियस ईयर्स में दीजिए। प्रीवियस ईयर में आपको किसके CHSL हो गया, राइट, इसका टायर 1 हो गया, GD का SSC GD हो गया, CGL का टायर 1 हो गया, CP हो गया, तो इन सब के आप दीजिए। देखिए, कभी पता है क्या होता है, जो CGL में जो मॉक पूछे जाते हैं पहले वोकैब, वो बाद में MTS में भी उठा के दे देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा कमीशन है वो करता रहता है। आपको वर्ड्स का रिपीटेशन काफ़ी देखने को मिलेगा खुद उसी एग्ज़ाम के अंदर, जो आप एग्ज़ाम MTS की बात करें तो, या फिर दूसरे एग्जाम्स के भी आपको वोकैब MTS के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए आप वोकैब जब भी तैयार करें, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, फ्रेजल वर्ब हो, तो आप लिंक करते रहें दूसरे एग्जाम्स के साथ भी। उससे क्या होता है, जब ये आप एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं किसी चीज़ को, थोड़ा ध्यान में डीप में जाके, डेप्थ में जाके जब पढ़ते हैं, तो आपको याद ज़्यादा होती है। तो वोकैब का पूरा मेन फोकस ये होता है कि आप एग्जाम के टाइम उसको कितना याद रख पाए और आप कितने अपने आप को कंफर्टेबल कर पाते हैं वर्ड्स के साथ, या वर्ड्स आपके कितने सिमिलर हैं, आप उनको समझ पा रहे हो, फैमिलियर हो पा रहे हो वर्ड्स के साथ, नहीं हो पा रहे हो। तो ये हमें बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इसके साथ साथ ये तो आपको करना है, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन फोकस हमारा इस बात पे रहता है कि जब भी आप इंग्लिश को सीखो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो कि क्या है वो। और समझ आपकी कैसे बढ़ती है, रीडिंग से। रीडिंग एक ऐसा पार्ट है जो आपका ग्रामर भी सही करता है, आपका वोकैब भी सही करता है, और साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे कॉम्प्रीहेंशन हो गया, पैसेज हो गया, यहाँ पर भी बहुत काम करेगा। तो रीडिंग क्या करना है, रीडिंग टेक्स्ट बुक करनी है, 6th 7th 8th और 9th की बेसिक इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, देन उसके बाद 10th 11th 12th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक करनी है। आप कोई सी भी बोर्ड ले लीजिए, चाहे CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, कोशिश करिए वहाँ से नए वर्ड्स को सीखें। अब उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर काफ़ी लोग कहते हैं पढ़ो मत पढ़ो, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है इंग्लिश को लेके, तो बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर को पढ़ना। क्यों पढ़ना, क्योंकि वहाँ से देखिए, न्यूज़पेपर को ये मत सोचिए कि आपको बहुत लाइक ज़्यादा नॉलेज चाहिए, नहीं, न्यूज़पेपर को चाहिए कि आप अपडेट रहें चीज़ों से। तो अपडेट रहने के लिए आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो कुछ पॉलिटी पे होगा, कोई ज्योग्राफी का आर्टिकल होगा, कोई साइंस एंड टेक का आर्टिकल होगा, कोई इकोनॉमी पे होगा, राइट, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे होगा, तो बहुत सारे, कोई सोसाइटी के ऊपर होगा, कोई कल्चर के ऊपर होगा। तो इतने सारे जो हमारे आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स में होता क्या है, हर एक सब्जेक्ट का आर्टिकल अलग होता है, तो उसकी वोकैब भी अलग होती है। तो आपको एक ही न्यूज़पेपर से बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, और बाद में क्या होगा, जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उन वर्ड्स का कुछ रिपीटेशन भी होता रहेगा, जिससे वो आपको याद हो जाएगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो आप जब एग्जाम में देखेंगे, वो आप देखेंगे आपको ईजिली हो जाएगा, क्योंकि MTS में तो ईजी वोकैब चाहिए, इतना आपको वोकैब टफ भी नहीं आता है। लेकिन ये इजी तब लगता है जब आप बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर ले अपने एग्जाम को लेके, आप बिल्कुल तैयार हो इस चीज़ को लेके। तो इस पे खास ध्यान रखना है कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो एग्जाम से थोड़ा एक लेवल ऊपर की हो, जिससे हम एग्जाम में कंफर्टेबली उसको दे पाएँ। क्योंकि हमें टारगेट क्या करना है, हमें एग्जाम निकालना है, हमें एग्जाम निकालने को टारगेट करना है। तो लास्ट क्लास थी ये हमारी सिनोनिम्स की है, और इसमें मैं आपने जो बातें बताई हैं इनको याद रखिएगा। बाकी की अगर कुछ बातें होंगी हम एंड ऑफ द क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने वर्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला वर्ड होता है इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब होता है एवरलास्टिंग,
हमेशा तक के लिए, अनएंडिंग टाइम जो लास्ट तक रहे, इन्फिनाइट टाइम, फॉरएवर, तो ये सब क्या होता है हमारा इटर्निटी। दूसरा होता है हमारा परसेप्टिव। देखिए परसेप्टिव का मतलब क्या होता है, हैविंग सेंसिटिव इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग, किसी बात को लेके अंडरस्टैंडिंग रखना, समझ रखना। सेंसिटिव इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है नॉलेज, सेंसिटिव नॉलेज रखना, राइट। एस्ट्यूट का मतलब होता है परसेप्टिव, जैसे परसेप्शन होता है आपका, वहीं से ये परसेप्टिव वर्ड आया है, राइट। बसल का मतलब क्या होता है, अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी, ऑफन इन अ हरिड मैनर, बहुत जल्दी में, जल्दबाजी में कोई काम करते हैं उसको बोलते हैं बसल। यानी रश, रश का मतलब आपको मैंने एंटोनिम्स की क्लासेस में भी बताया था, विदाउट अ सिंगल थॉट, अगर आप किसी काम को करने जा रहे हो तो उसको बोलते हैं रश। सपोज आप रास्ते में जा रहे हो और आपने देखा एक्सीडेंट हो गया, तो आपने वहाँ पर आप बिना सिंगल थॉट लिए तुरंत जाओगे एक्सीडेंट की साइड को देखने, क्योंकि किसी को लगी तो नहीं है, अगर लगी है तो इन ऑर्डर टू सेव हिज और हर लाइफ आप इसलिए वहाँ पर भागोगे उसकी जान बचाने के लिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट इन परफॉर्मेंस और बिहेवियर, यानी जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हो, कोई चेंज ना हो, जिस पे भरोसा किया जा सके, उसको हम बोलते हैं रिलायबल। और बिहेवियर, रिलायबल को हम बिहेवियर से भी जोड़ सकते हैं, यानी डिपेंडेबल, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, डिपेंड हुआ जा सके, ट्रस्ट वर्दी, फेथफुल, ये हमारे रिलायबल के ये हो गया, राइट। अकाउंट ऑन, तो अब देखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा तभी तो आप उस पर भरोसा रख पाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पर हम रिलायबल यानी डिपेंडेबल। इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है टू सपोर्ट, मोटिवेट और इंस्पायर, किसी को प्रोत्साहन करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना किसी अच्छे काम के लिए, उसको आगे बढ़ाने का देना, उसको बोलते हैं हम इनकरेज। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट हो गया, सपोर्ट हो गया, मोटिवेट हो गया, इंस्पायर हो गया, इनकरेज हो गया, ये सब सिमिलर मीनिंग है, राइट। एम्फेटिक, एम्फेटिक का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड विद फोर्स और क्लियरिटी, यानी बिल्कुल एकदम साफ सुथरा तरीके से अपनी बात को रखना, एक्सप्रेस कर देना, कोई भी एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिगिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसको समझ में ना जा सके, जो क्लियर ना हो, एकदम ल्यूसिड, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंड हो, एक क्लियरिटी हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, विगरस। विगरस का मतलब होता है क्लियरिटी, एम्फेटिक। हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब होता है लैकिंग डिसिसिवनेस, जिसके अंदर कोई डिसीजन ना ले पाए, हेजिटेट करे, शाइनेस दिखाए, अनसर्टेन हो, अनविलिंग टू डिसाइड, उसे पता ही नहीं है कि करना है या नहीं करना है, डिसीजन नहीं ले पाए। अब उसके बाद अपोजिट वर्ड हो जाता है रिलेक्टेंट, एक तो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, दूसरा देखिए रिलेक्टेंट का मतलब इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है रिलेक्टेंट, यानी डिसीजन ना लेना पाने में। वैंक्विश का मतलब होता है टू कॉन्क्यूर और डिफीट, राइट, किसी को हरा देना या जीत जाना, राइट, टू कॉन्कर और डिफीट, राइट, डिफीट, राइट, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा डिफीट। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है इंटेंडेड टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब, यानी जिसे एक्सप्लेन किया जा सके, डिस्क्राइब किया जाने की जरूरत पड़े। इलस्ट्रेटिव, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन देना, राइट, तो एक्सप्लेनेशन हो गया, एक्सपोजिटरी हो गया, इलस्ट्रेटिव हो गया, ये सब क्या हो गया हमारे सिनोनिम्स। स्पार्कलिंग का मतलब क्या होता है, शाइनिंग ब्राइटली विद पॉइंट्स ऑफ फ्लैशिंग लाइट्स, यानी चमकदार, राइट। स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमक होती है, ग्लीमिंग, तो ये हो जाएगा हमारा स्पार्कलिंग। डिलाइटेड का मीनिंग क्या होता है, फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर, जॉयफुल, यानी अच्छा ग्रेट प्लेजर मिलना, जॉयफुल की फीलिंग होना, राइट, हैप्पीनेस आना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे डिलाइटेड। इमिटेट का मतलब होता है टू कॉपी और मिमिक, मिमिक्री मतलब आप करते हैं मिमिक्री, मिमिक्री का मतलब ट्राई टू कॉपी द एक्शन ऑफ समवन, किसी के एक्शन को कॉपी करना, तो उसको बोलते हैं मिमिक। और टू कॉपी का मतलब होता है मिमिक, तो यहाँ से आ जाएगा कॉपी, इमिटेट, मिमिक। एस्ट्यूट, हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली, तो एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है कि ऐसी हैबिट का होना या शो करना कि हमने जो चीज़ें उनको अच्छे से समझ लिया है, अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली, बिल्कुल साफ तरीके से समझ लिया है, जो जिस तरीके से दी गई थी हमें, हमने उसका विवरण उसी तरीके से समझ लिया है, तो उसका मतलब होता है एस्ट्यूट। श्रूड इसका क्या हो जाएगा, श्रूड इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा। टेडी का मतलब होता है, टैडी का मतलब होता है नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल साफ सुथरे और सहज तरीके से जो रखा होता है उसको बोलते हैं टैडी। और ऑर्डरली का मतलब, ऑर्डरली भी होता है मैनरली। अब इसमें एक और हम सिनोनिम ले सकते हैं मैनरली, जिसको मैनर मतलब ठीक तरीके से रखा जाए, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा हम्बल। हम्बल का मतलब होता है नॉट हैविंग और शोइंग एनी फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी, सेल्फ असर्टिवनेस और शोइंगनेस। देखिए एक होता है आपके पास जो सुपीरियरिटी दिखाए, राइट, वो रूड हो, थोड़ा सा रूड इन द सेंस क्या हो कि आप उनसे बात करने जाए आपको नकार दे। एक होता है हम्बल पर्सन, हम्बल क्या करता है, वो सुपीरियरिटी की फीलिंग नहीं रखता है, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है, सबकी बात सुनता है, सबके ओपिनियन से लेता है, तो यही है
जो सेल्फ असर्टिवनेस हो, जिसके अंदर सेल्फ पॉजिटिविटी हो, लाइक शोइनेस करे, बताए चीज़ों को, राइट, डाउन टू अर्थ हो, राइट, हर चीज़ों को एक्सेप्ट करे, नॉट हैविंग और शोइंग एनी फीलिंग, सुपीरियरिटी ना दिखाए, राइट, सबको साथ लेने वाली बात करें, मॉडेस्ट पर्सन हो, ये हमारा क्या होता है, हम्बल। लेथार्जिक का मीनिंग क्या होता है, अफेक्टेड बाय लेथार्जी, स्लगिश और अपेथेटिक और इनएक्टिव, यानी लेथार्जिक का मतलब होता है जो आपका लेजी हो, अपेथेटिक हो, स्लगिश हो, लेथार्जी हो और इनएक्टिव हो, राइट, जो कोई काम करना नहीं चाहता हो, लेजी हो, तो इसको हम बोलते हैं लेथार्जिक। अक्यूलेट का मतलब क्या होता है, टू ब्लॉक और ऑब्स्ट्रक्ट, किसी चीज को रोक देना, राइट, ब्रेक कर देना, ब्लॉक कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट इसका मीनिंग हो गया। मैलिग्न का मतलब क्या होता है, इज टू स्पीक हार्मफुल ट्रूथ्स और लाइज अबाउट, यानी हार्मफुल ट्रूथ्स मतलब किसी को नुकसान देने वाले सत्य बोलना या झूठ बोलना, बिस्मेरिक, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सिनोनिम। हैस्टी, डन क्विकली विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन, किसी काम को जल्दी से कर देना बिना किसी केयरफुल मतलब ध्यान पूर्वक ना करके उसको जल्दी से करना, उसको हम बोलते हैं हैस्टी। एक्सपीडिशियस, राइट, डन क्विकली विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन। डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, किसी चीज को तोड़ देना, टू टीयर डाउन, तोड़ देना, और ब्रेक पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर को पार्ट्स में ब्रेक कर देना, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक देना। रेज कहाँ से हो गया इसका, रेज का भी मतलब होता है ब्रेक, तो रेज से रेजर बना है, राइट, मतलब अलग कर देना, कट कर देना। सेग्रीगेट का मतलब होता है कि टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स और फ्रॉम द मेन ग्रुप, यानी अपने आप को अलग कर देना किसी ग्रुप से या चीजों को बांट देना, आइसोलेट हो जाना। आइसोलेट का मतलब क्या है कि आप किसी ग्रुप से अलग हो गए कि अब मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे पढ़ना है, तो अब मैं ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखूंगा, यानी सेग्रीगेट, यानी आपने अपने आप को मेन ग्रुप से हटा लिया। तो डिटैचमेंट के लिए यूज होता है सेग्रीगेट, डिटैचमेंट, आइसोलेट, राइट, ये होता है हमारा। अब आता है ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है नोटिसेबल, जिसको नोटिस किया जाए, प्रोमिनेंट इन एन अनवेलकम और इंट्रूसिव मैनर, यानी जिसको नोटिस किया जाए, जो प्रोमिनेंट हो, राइट, प्रोमिनेंट इसका सिमिलर मीनिंग हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है, देखिए ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और यहाँ पर आपने एक वर्ड दिया था ऑकल्ड, इन सबका मीन सेम था, ऑकल्ड हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ये सेम मीनिंग। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है टू ब्लॉक और गेट इन द वे ऑफ, यानी किसी चीज को रोक देना, ब्लॉक कर देना, स्टॉप कर देना, राइट। कर्ब, कर्ब का मतलब होता है कट कर देना, राइट, कर्ब डाउन दिस। इसेंट्रिक का मतलब होता है अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज, जो थोड़ा सा स्ट्रेंज हो, अलग हो। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है अलग हटके हो थोड़ा सा, राइट। अब डिजायर इसका क्या हो गया हमारा सिनोनिम। रैंडम, रैंडम का मतलब देखिए क्या ही मीनिंग है यहाँ पर, मेड, डन और चूजन विदाउट मेथड और कॉन्शियस डिसीजन, तो सडनली किसी काम को कर लिया रैंडम तरीके से, एक कोई फिक्स तरीका है किसी काम को करने का, वो उसने दूसरे तरीके से अनदर मेथड यूज करके कर दिया, तो यानी रैंडम मेथड। तो चूजन विदाउट मेथड और कॉन्शियस डिसीजन, राइट, मेड और डन, तो इसका एक और हो गया चांस, राइट, तो इसका एक और मीनिंग हो गया चांस। मॉडेस्ट का मतलब होता है बीइंग, अब वहां पर मॉडेस्ट किससे होता है, हम्बल से, ये दोनों एक ही है, हम्बल और मॉडेस्ट। बीइंग अनअज्यूमिंग और मॉडरेट इन एस्टिमेशन ऑफ वंस एबिलिटीज और अचीवमेंट्स, तो यानी वही है जो डाउन टू अर्थ रहे, लाइक अब सुपीरियरिटी ना दे, तो यही हमारा मॉडेस्ट का मीनिंग हो जाएगा, राइट। ग्लूमी का मतलब होता है डार्क और पुअरली लिट, स्पेशली सो एज टू अपीयर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग, जो थोड़ा डिप्रेसिव, नेगेटिवली दिखे, थोड़ा डरा हुआ दिखे, राइट। पुअरली लिट मतलब इसका मतलब होता है कि थोड़ा डिप्रेसिव हो, डरा हुआ दिखे, तो इसको हम बोलते हैं ग्लूमी। क्रिटिकली का मतलब होता है इन अ वे दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और इन अ मैनर एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूविंग और एनालिटिकल जजमेंट, तो क्रिटिकल का मतलब होता है किसी बात को नकार देना, राइट, इन अ वे दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, किसी कोई बात की ग्रेट इंपॉर्टेंस है, और इन अ मैनर यानी उसको मना कर दे रहे हो, नकार दे रहे हो, तो कहते हैं ना क्रिटिकली, आप क्रिटिकल हो जाते हो ज्यादा किसी चीज को लेके, तो यानी उसको नकारते हो किसी तथ्य के तौर पे, आधार के तौर पे, तो सिवरली इसका यही हो जाएगा हमारा सिरजे। अब क्रिटिकली इंजर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा इंजर्ड है, तो क्रिटिकली को हम यूज करते हैं ज्यादा अमाउंट के लिए भी, है ना, ज्यादा इंटेंसिटी के लिए, मोर इंटेंसिफाई करने के लिए हम क्रिटिकली यूज कर लेते हैं, तो सिवरली इसका क्या हो जाएगा हमारा सिनोनिम हो जाएगा। एडवेंट का मतलब होता है द अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन और इवेंट, या किसी इवेंट का या किसी नोटेबल पर्सन का आना, उसको हम बोलते हैं एडवेंट। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियन से क्या मतलब है कि यूरोपियंस हमारे देश में आए थे, पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, इंग्लिश आए थे, राइट, तो इनके एडवेंट को पढ़ते हैं, तो एडवेंट का मतलब होता है आगमन,
राइट, अराइवल। मैरी का मतलब होता है चीयरफुल एंड लिवली, हैप्पी। तो क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बोलते हैं, यानी हैप्पी। मैरी का मतलब हैप्पी होता है, चीयरफुल होता है, लिवली होता है। तो यहाँ से ये सेक्रेड का मतलब होता है जिसको आप विद रिगार्डेड विद रेवरेंस एंड अ रिस्पेक्ट। रेवरेंस का मतलब होता है ग्रेट रिस्पेक्ट या शोइंग अ डीप रिस्पेक्ट। तो रेवरेंस का जब भी आप, अब देखिए किसी के लिए बात, अब कैसे सीखना, आप अपने टीचर को बोलेंगे कि सर आपको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आप ऐसे बोल देंगे सर आई हैव अ ग्रेट रेवरेंस फॉर यू, राइट। तो मेरे को मेरे लिए, आपके लिए मेरे पास बहुत इज्जत है, या मेरी आपकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। तो रिस्पेक्ट को रेवरेंस से यूज करना शुरू करिए। सैक्रेड का मतलब क्या होता है? सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। पवित्र कौन होता है? जिसकी रिस्पेक्ट की जा सकती है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा सम्मान देते हो। अब देखिए कॉन्सेक्रेटेड का क्या हो जाएगा हमारा, सेम मीनिंग सैक्रेड। प्लॉजिबल का मतलब होता है सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, यानी जो रीजनेबल लगे, प्रोबेबल लगे, या सर्टेन लगे, क्रेडिबल लगे, उसको हम बोलते हैं प्लॉजिबल। इंटरवीन का मतलब होता है कम बिटवीन सो एज टू प्रिवेंट और ऑल्टर एज अ रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट्स, यानी आप कोई सिचुएशन है, राइट, उसमें आप इंटरवीन करते हैं, यानी आप एंटर करते हैं। और आप एंटर क्या करते हैं? ऑल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना, यानी आप उसको, उस सिचुएशन को चेंज, उसके रिजल्ट को बदलना चाहते हो, उसके रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं पड़ देना चाहते हो, तो इसका मतलब होता है इंटरवीन, राइट। एर्बिट्रेट इसका मतलब होता है सिमिलर मीनिंग। एर्बिट्रेट का मतलब वही इंटरवीन, चेंज, किसी चेंज को रोकना, इन बिटवीन आके, यानी कम बिटवीन, उसके अंदर जाके किसी बदलाव को रोकना। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल और इविल इज हैपनिंग और विल हैपन, यानी सिनिस्टर का मतलब होता है कि ऐसा इंप्रेशन देना कि कुछ ना कुछ हार्मफुल, राइट, कुछ घटना ऐसी घटित होने वाली है, राइट। इविल का मतलब होता है बैड हैपनिंग होने वाली है या होगी, तो इस तरीके से। तो सिनिस्टर का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा हमारा इविल। कंसीड का मतलब होता है एडमिट और एग्री दैट समथिंग इज ट्रू, किसी बात को मान लेना कि ये सत्य है। आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रेजिस्टिंग इट, तो पहले क्या होता है, आप उसको मना करते हो, नहीं नहीं दिस इज नॉट ट्रू, बाद में आप बोलते हो यहाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। तो कंसीड का मतलब क्या होता है कि आप पहले मना करके फिर आप मान रहे हो उसको, तो इसीलिए उसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा परमिट। परमिट का मतलब अलाउ करना, अलाउ भी हमारे इसका कंसीड का मीनिंग हो जाएगा। प्रोटेस्ट, स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और ऑब्जेक्शन। तो प्रोटेस्ट बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी है कि आप प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्टेटमेंट देना या ऐसा कुछ एक्शन दिखाना कि जिससे लगे कि हम इस टॉपिक के, इस आइडिया के, इस थॉट के अगेंस्ट हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में प्रोटेस्ट होते हैं, वो सरकार की बातों को नकारते हैं, लोग, उनको लगता है कि उनके लिए ठीक नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है अपने एक्शन से, पीसफुल प्रोटेस्ट, अपने एक्शन से, अपने बातों से, अपने शब्दों से ये बताना कि हम इसको साथ एग्री नहीं है, राइट। रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब है रोकना खुद को, लाइक एग्री नहीं होना किसी से, राइट। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, इनकम्प्लीट, नॉट हैविंग इनफ और स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट। तो यानी किसी स्कैरसिटी, डेफिशिएंट से स्कैर वर्ड यूज हो सकता है, यानी कमी होना, किसी चीज में कमी होना। देखिए डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं आप काफी ज्यादा, अगर न्यूज देखते हो तो डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी न्यूट्रिशन की कमी है। तो इस तरीके से इनकम्प्लीट हो जाएगा। इनकम्प्लीट का मतलब भी होता है डेफिशिएंसी, राइट। कैलोस का मतलब क्या होता है? इमोशनली इनसेंसिटिव, जो सेंसिटिव ना हो, जो इमोशनली उसको भावनाएं ना आती हो, इनडिफरेंट हो। अनसिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है? जो इमोशंस नहीं रखता हो, यानी ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? अमानवीय जो हो, राइट, जो मानवता वाले जो इमोशंस है उनको भी ना रखे, तो उसको नाम होता है कैलोस। कॉस्टिक का मतलब होता है एबल टू बर्न और करोड बाय केमिकल एक्शन, स्कैस्टिक इन अ बिटर वे, यानी कॉस्टिक का, देखिए कॉस्टिक सोडा आपने देखा है, कॉस्टिक सोडा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जो बर्न या करोड, करोड का मतलब होता है डिग्रेड करे, डिस्ट्रॉय करे, किसी केमिकल एक्शन से या किसी केमिकल रिएक्शन से, इन अ बेटर वे। और ये हो जाएगा हमारा, इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा एसिडिक। जेनरिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होल ग्रुप और अ क्लास, नॉट स्पेसिफिक। तो मतलब क्या होता है? हम होल ग्रुप या क्लास में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट करते हैं, यानी जेनरिक स्पेसिफिक नहीं होता, नॉट नॉट स्पेसिफिक, यानी जनरल। सिमिलर क्या बन जाएगा? जनरल, राइट। तो जनरल होता है। तो आपने देखा होगा काफी मेडिसिन होते हैं, जेनरिक मेडिसिन होती हैं, यानी फॉर जनरल पीपल, राइट। तो वो किसी होल ग्रुप या क्लास को स्पेसिफिक नहीं होते, राइट। जनरल, इन जनरल सेंस।
कॉमन, अकरिंग, फाउंड और डन, ऑफन, प्रिवेलेंट। तो कॉमन एक ऐसा वर्ड है मतलब बहुत कॉमन है, यानी यूजुअल है, इट्स वेरी कॉमन, इट मीन्स इट इज वेरी यूजुअल, इट इज वेरी फ्रीक्वेंट। तो कॉमन कितनी जगह यूज होगा? अकरिंग, किसी चीज की कहीं पे अकरिंग हो, ज्यादा अमाउंट में अकरिंग हो तो बोलते हैं इट इज वेरी कॉमन हियर। फाउंड, उस वो चीज वहां पर ज्यादा मिलती हो, इट इज वेरी कॉमन हियर। और डन ऑफन, जो थोड़े इंटरवल टाइम पे होती रहे। और प्रेवलेंट, तो कॉमन, यूजुअल, डन, फाउंड, अकरिंग सब सिमिलर मीनिंग को देते हैं, राइट। बार्गेन का मतलब क्या होता है? देखिए, बार्गेन आप शॉपकीपर्स के साथ भी करते हैं, तो म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं एक बात पे और उसके ऊपर आप फिक्स कर लेते हैं कि अब हम इसमें जो है अपना जो डील है वो तैयार करेंगे या वो करेंगे। या एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज सो एज टू व्हाट ईच पार्टी विल डू फॉर द अदर, अ थिंग bought or offered for sale more cheaply than is usual or expected। तो बार्गेनिंग का मतलब यही होता है। बार्गेनिंग का मतलब कि आप एग्रीमेंट कर रहे हो या आप बातचीत के थ्रू आप डील कर रहे हो। तो डील हमारा क्या हो जाएगा इसका सिमिलर मीनिंग। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉज टू कम टू अ प्लेस और पार्टिसिपेट इन अ वेंचर बाय ऑफरिंग समथिंग ऑफ इंटरेस्ट और एडवांटेज, टू ड्रॉ बाय अपील या एंटाइस, किसी के प्रति आकर्षित होना, इंट्राइस होना, टू ड्रॉ बाय अपील। तो ये सब हमारे सिमिलर मीनिंग किसके हो जाएंगे? अट्रैक्ट के। डेलिबरेट, डन, जिसे डन कॉन्शियसली और इमोशनली, जिसको आपने सोच समझ के किया हो। इंगेजिंग इन केयरफुल एंड डिटेल कंसिडरेशन, या किसी चीज में केयरफुल और कंसिडरेशन, ध्यान पूर्वक आप उसमें लग जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। प्लान्ड, डेलिबरेटिव मतलब होता है प्लान्ड, क्योंकि आप कोई चीज कॉन्शियसली कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। तो डेलिबरेटली कर रहे हो तो इसका मतलब प्लान तरीके से कर रहे हो, आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसका गुड इफेक्ट क्या होगा, बैड इफेक्ट होगा, लेकिन आप फिर भी उस काम को कर रहे हैं डेलिबरेटली, यू आर डूइंग डेलिबरेटली, तो आप उसको सोच समझ के कर रहे हो, इसीलिए प्लान। रैपिड, हैपनिंग इन अ शॉर्ट टाइम और द फास्ट स्पेस, तो जो बहुत कम टाइम में और बहुत फास्ट स्पेस में उसको बोलते हैं रैपिड। क्विक, इम्पल्स, इम्पल्स भी हमारा क्या होता है? शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट टाइम में और बहुत तेज होता है, राइट। रैपिड, क्विक, इम्पल्स, ये सब सिमिलर मीनिंग होते हैं, राइट। फेयर, द मनी एज अ पैसेंजर, अब फेयर का मतलब ऐसा दो तरीके से हो सकता है। कोई ऐसा पैसा जो हम पैसेंजर हम देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, उसका जो चार्ज होता है वो फेयर होता है। कि फेयर क्या है? यहाँ से दिल्ली से मान लीजिए कलकत्ता जाना है, दिल्ली से हमें यादगिरी जाना है, तो वहाँ का फेयर क्या है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो आप, मेट्रो ट्रेन से जा रहे हो यादगिरी, तो वो ट्रेन का फेयर हो गया। यादगिरी कर्नाटका में एक प्लेस है। टू परफॉर्म इन अ स्पेसिफाइड वे इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो यानी टू स्पेसिफाइड वे में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे या पर्टिकुलर पीरियड में किसी चीज को परफॉर्म करना, वो भी हमारा फेयर होता है। तो प्रोग्रेस क्या हो जाएगा? फेयर का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। तो हमने 46 वर्ड्स पढ़े। अब इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा एज यूजुअल, तो सबसे पहले होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने 46 वर्ड्स पढ़े, तो यहाँ पर आगे आपके वर्ड्स, तो आपको ऐसे A4 साइज या एक पेज या कॉपी में करना है, फिर उनके मीनिंग लिखने हैं, 2 एंटोनिम्स लिखने हैं, 2 सिनोनिम्स लिखने हैं। तो 46 इंटू 4 दैट काइंड ऑफ नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि आप रेडी हो जाएंगे, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। एम्पल का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे, और उनको आप डे टू डे प्रैक्टिस करिए, राइट। रेवरेंस, आप किसी को रिस्पेक्ट रख रहे हो तो उसको रेवरेंस बोलिए। तो जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स की, तब आप वर्ड्स को इजीली सीख पाएंगे और उनके साथ इजीली यूज टू हो पाएंगे, तभी आपको वोकैब याद होगी। बाकी एमटीएस के अंदर ज्यादा डिफिकल्ट वोकैब नहीं आती है। अगर आप उससे एमटीएस से थोड़ा एक लेवल जाके तैयारी करें तो आप एग्जाम को इंग्लिश में तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, राइट। लेकिन एग्जाम को करने के लिए और भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी होती है। लेकिन जो 25 क्वेश्चन हमें इंग्लिश की तरफ से मिलते हैं वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, आप अगर छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, वोकैब पे ध्यान दें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दें, और अपनी इंग्लिश को लेकर अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। और अंडरस्टैंडिंग का तरीका क्या होता है? आप जितना से ज्यादा हो सके इंग्लिश के साथ फैमिलियर हो, अपने आप को उन चीजों के साथ जोड़ें। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर की रीडिंग कर रहे हो, तो रीडिंग करने के बाद उसको समझिए कि उसमें बात क्या है, एक पैराग्राफ को, उसके बाद उसको समझिए। अगर आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक उसका मूल जो रूप है वो समझिए कि वो कहना क्या चाहता है, राइट। उसका आधार क्या है, वो कि क्या वो इस पैसेज में बता क्या रहा है राइटर। तो आप इतना समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए।
तो अगर जहाँ आपको लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, मोबाइल में डिक्शनरी होती है वो यूज कर सकते हैं, वर्ड सीख सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है एक पर्टिकुलर वर्ड से आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा, तो आप जाइए सर्च करिए वर्ड को। इस तरीके से जब आप काम करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता भी नहीं पड़ेगा आपको कि आपकी कब आपको वर्ड्स आने लगे, सीखने लगे, और आप कितनी जल्दी यूज टू हो गए इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको उतना समय दीजिए सीखने के लिए, तो आप उसी तरीके से समझेंगे, राइट। तो दो तरीके होते हैं, इंग्लिश को मैथ की तरह डील नहीं करना है, मैथ को इंग्लिश की तरह डील नहीं करना है। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही डील करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, उसको यूज टू होना है, उसके अगर कहीं कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं तो उनको कॉन्सेप्ट को सीखना है, कहीं हमें याद करने की जरूरत है तो याद करिए, जहाँ याद करने की जरूरत है तो वहाँ कोशिश करिए कि जो आपने याद करा है उसको प्रैक्टिस करें ताकि उसे भूले ना, राइट। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।